हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज का ये वीडियो गाइस बिगिनर के लिए है। एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना रही हूँ अभी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है गाइस अर्ली इंटरवेंशन या फिर जल्द से जल्द डायग्नोसिस कराना। अब यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस कराने में लेट क्यों हो जाते हैं गाइस? जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, ऑटिज़म का जो मतलब एक डिफरेंट बिहेवियर रहता है वो 6 मंथ ऑनवर्ड हम लोग ऑब्ज़र्व करने लग जाते हैं उस चीज़ को। जैसे मैंने देखा है, तो मैंने इस चीज़ को बहुत क्लोजली देखा है बिकॉज अर्नव और मेरे भाई की जो बेटी है उनमें 1.5 महीने का ही डिफरेंस था। तो मैं वो पैरेलली देख रही थी कि वो किस तरह से ग्रो हो रही है और अर्नव किस तरह से ग्रो हो रहा है। तो ये चीज़ें मैंने 6 मंथ ऑनवर्ड जो है वो नोटिस करना शुरू कर दी थी। बिकॉज 6 मंथ से पहले जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था। नॉर्मली वो स्माइल करता, मतलब एक नॉर्मल सा बिहेवियर लगता था। लेकिन 6 मंथ के बाद मतलब जैसे मेरे भाई की बेटी जो है वो उसने टर्न होना स्टार्ट कर दिया। जैसे पेट के बल बच्चे टर्न होते हैं, देन क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं। तो अर्नव ने वो चीज़ नहीं की। वो कभी भी पेट के बल वो जो वाला जो स्टेज है उसका वो कभी आया ही नहीं। वो डायरेक्ट मतलब सीधा ही रहा 6 मंथ। और उसके बाद डायरेक्ट उसको मैंने बिठाना शुरू किया। फिर मुझे उसी टाइम पे थोड़ा डाउट होने लगा कि सब बच्चे पेट के बल मतलब उल्टा होना स्टार्ट कर देते हैं, अर्नव क्यों नहीं कर रहा है। तो उसने वो स्टेज पार कर दी और फिर मैंने उसको खुद से जैसे पिल्लो का सहारा लेके उसको बिठाना शुरू किया। तो वो चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आई। वो बैठने लग गया, चलना भी उसका टाइम से हुआ। लेकिन वही चीज़ है, जितना मतलब अलर्टनेस मुझे अपने भाई की बेटी में दिखती थी अर्नव में नहीं दिखती थी। जैसे छोटे छोटे बच्चों को जब वो 1 साल के होने को आते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेम रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं, लोगों की एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अर्नव में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो नेम को रिस्पॉन्ड करना ये सब चीज़ें उसको नहीं आ रही थी। तो 1 साल में ही मुझे डाउट होना स्टार्ट हो रहा था। लेकिन स्टिल हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग हमारे घर के, वो यही बोलते हैं कि तुम्हारा वो दूर वाला रिश्तेदार भी लेट बोला था तो हो सकता है ये भी लेट बोलेगा, कुछ नहीं है इसको। बिकॉज फिजिकली तो कुछ भी इशू नहीं दिखता है। तो वो लोगों का सुन के और हम भी ये खुद के ऊपर बिलीव नहीं करना चाहते हैं कि हमारा दिल जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, और हम लोग डिले करते जाते हैं उस चीज़ को। धीरे धीरे और डिफरेंस मुझे नज़र आने लगे। बट मैंने डायग्नोसिस हम लोगों ने नहीं करवाया। 2 साल हो गए, 2.5 ईयर हो गया। उसके बाद तो मतलब फिर हद हो गई कि अभी तो मुझे क्लियरली लग रहा है कि उसके ईयर्स में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है गाइस कि अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म के सिम्टम आपको दिख रहे हैं तो आपको डायग्नोसिस लेट नहीं करना है। क्योंकि जितनी कम एज का बच्चा होगा, जितनी कम एज में उसका थेरेपी स्टार्ट होगा, आप वो जो डेवलपमेंटल डिले है उसको, उसका जो टाइम है उसको थोड़ा कवर कर पाओगे। उस केस में थेरेपी और जल्दी से काम करेगी और अच्छे से काम करेगी। तो ये गलती मैंने की है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी करें। आपको लग रहा है तो 1.5 ईयर तक आते आते आप डायग्नोसिस करा लो। बिकॉज उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना पॉपुलर था ही नहीं कि हम लोगों को ये ऑटिज़म जैसी चीज़ के बारे में थोड़ी भनक भी लगती। इधर इवन मुझे किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर का कोई भी आइडिया नहीं था। तो ये भी एक रीज़न था कि हम लोग पहले डायग्नोसिस के लिए लेट हो जाते थे। तो आजकल तो सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो फिर नेक्स्ट आता है कि जब हम लोगों को लगता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। ये मैं सब पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं तो उनको सब पता होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन ऐसे होते हैं जो आपको सही सलाह देते हैं और आपको साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते हैं। वहीं कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनको या तो खुद भी नॉलेज नहीं होता है। बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है गाइस, हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं उनके अलग अलग डॉक्टर होते हैं। तो साइकियाट्रिस्ट जो है वो ब्रेन रिलेटेड, या जो हमारे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको डील करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पेरेंट्स की ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं। क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ बैठी है कि अगर हम लोग साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आपका बच्चा पागल है तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हो। तो क्लियरली यही मेंटालिटी होती है। तो वहीं कुछ पेरेंट्स को पता है तो वो सीधे साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। तो आज ही मैंने एक रिसेंटली कमेंट पढ़ा, वहाँ पे सेम चीज़ ऐसी हुई कि पेरेंट्स डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर ने, उसको कुछ आइडिया नहीं है कि इस बच्चे को कुछ ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, और वो 1-2 साल तक उनको
गुमराह करता रहा। और यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स की भी गलती है कि उनको अर्ली मतलब ये चीज़ समझ जानी चाहिए थी, या फिर सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए था किसी और डॉक्टर से, तो शायद वो उनको सही से गाइड कर दिया, तो गाइड करते तो 4 इयर्स तक अभी तक उनका बच्चे का जो है वो डायग्नोसिस नहीं हुआ है कुछ भी। तो यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं, और ये मेनली आई थिंक कहाँ पे ज़्यादा होता है, जो सिटी एरिया से दूर रहते हैं लोग, जैसे गांव में रहते हैं। हालांकि यूट्यूब तो अब हर जगह पे ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अवेयर नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए। और इसी चीज़ के लिए मैंने मौज ऐप पे या डिफरेंट ऐप पे मैं शॉर्ट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आजकल लोग शॉर्ट ज़्यादा देखते हैं। तो वो लोग भी जिनके रिलेटिव में ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ सिम्टम दिखते हैं, ताकि उनके तक भी वो अवेयरनेस पहुँच सके। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो सीधे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। हमारी किस्मत अच्छी थी, हम लोग डायरेक्ट जो ईयर्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास गए ये चेक कराने के लिए कि इसके ईयर्स में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये इसलिए नेम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है क्योंकि इसको सुनाई नहीं देता है। सीरियसली मैंने 100% यही चीज़ गेस की थी कि इसको यही प्रॉब्लम है, क्यों ज़ोर ज़ोर से बुलाने के बाद भी वो एक बार भी पलटता नहीं है। तो ईयर्स का उसका पूरा चेकअप हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। वहाँ से फिर हम लोगों को जो ईयर्स वाले ही डॉक्टर थे आई थिंक, उन्होंने ही हम लोगों को सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भेजा था, और फिर अर्नब का डायग्नोसिस हुआ था। तो यहाँ पे ये भी बात है कि अगर आप लोगों को डाउट हो रहा है तो आप सेकंड ओपिनियन भी लीजिए, हम लोगों ने भी लिया था। तो अर्नब को 2 डायग्नोसिस मिले हैं अपने हॉस्पिटल में। यहाँ पे जो BARC का हॉस्पिटल है वो, यहाँ पे ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिला था, और MGM हॉस्पिटल जो है मुंबई का, वहाँ पे ADHD का जो है वो डायग्नोसिस मिला था अर्नब को। तो आई थिंक स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगता है, क्योंकि जब भी आप डेफिनेटली हम लोग सेकंड ओपिनियन तो लेते ही हैं, तो अलग अलग डायग्नोसिस मिलने लगते हैं। कहीं पे जस्ट बोला जाता है कि आपके बच्चे को जस्ट स्पीच डिले ही है, तो बिलीव करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा साइंस भी बोलती है कि स्टार्टिंग के जो कुछ ईयर्स हैं वहाँ पे जो डायग्नोसिस जो है वो क्लियर कर पाना जो है वो साइकेट्रिस्ट के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो आप थोड़ा सा 5 ईयर्स तक वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिसऑर्डर है, कौन से सिम्टम मेजॉरिटी में आ रहे हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कन्फ्यूज़न होता ही है। इसी के लिए तो हम लोग बार बार 2 साल या 3 साल के बाद फिर से डायग्नोसिस कराते हैं। अभी फिर से हम लोगों ने अर्नब का डायग्नोसिस कराया 3-4 मंथ पहले, तो फिर से उसको वो माइल्ड ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिला। उसमें स्टार्टिंग में भी उसको वही दिया गया था, तो अभी भी उसको वही दिया गया। तो आप भी अगर ऐसा है तो आप भी फिर से 2 या 3 साल के बाद अपने बच्चों का डायग्नोसिस फिर से कराते रहें, अच्छा होता है। आपको पता भी चलता है कि स्टार्टिंग में जो बच्चे की कंडीशन कैसी थी, वो कितना इम्प्रूव हुआ। हम लोग बार बार अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाते रहते हैं और 5 to 6 मंथ के बाद, तो उनको भी वो चेंज नज़र आते हैं कि हाँ पहले कैसी कंडीशन थी, अभी कैसी कंडीशन है। तो इस थोड़ा गाइडेंस भी मिल जाता है हम लोगों को। तो ये तो है डायग्नोसिस की बात, जो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाके करवाना है। थर्ड पॉइंट आता है गाइस, अगर आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले आप कुछ मंथ या 1 ईयर तक ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराओ, तो वो बिल्कुल सही डिसीजन होता है। अब यहाँ पे कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं। तो अगर 2 साल 3 साल का बच्चा हाइपर है और आप OT भी साथ में करा रहे हो और स्पीच थेरेपी भी करवा रहे हो, स्पीच में बच्चा बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आपकी मनी वहाँ पे वेस्ट होती है। और बेसिकली कुछ थेरेपिस्ट आपको नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप पहले OT करवा के लाओ और फिर हमारे पास लाओ। तो हम लकी थे, हमारे स्पीच थेरेपिस्ट ने, जब हम लोग फर्स्ट टाइम एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास गए थे, तो उन्होंने हमें फर्स्ट सेशन में ही बोल दिया कि ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, अगर आपको करवाना है तो मैं करवाती रहूँगी, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, पैसा वेस्ट होगा। इसको पहले आप कुछ टाइम के लिए OT करवाओ, ताकि इसका कुछ सिटिंग टॉलरेंस आए, इसका कुछ अटेंशन आए। तो उनकी बात हम लोगों ने मान ली थी, क्योंकि वो हम लोगों को भी दिख रहा था कि 2-3 साल में जब अर्नब का इतना सिवियर हाइपर एक्टिव था, तो स्पीच थेरेपी का कुछ मतलब था ही नहीं। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ मंथ, आई थिंक कुछ मंथ नहीं 1 ईयर तक हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाई है। उसके बाद स्पीच थेरेपी स्टार्ट की थी, और जब हमने स्पीच थेरेपी स्टार्ट किया था तब अर्नब का सिटिंग आ गया था और अर्नब बैठ के स्पीच का सेशन कर लेता था। तो ये बिल्कुल ही सही डिसीजन है और ऑब्वियस डिसीजन है। इसका एक लॉजिक है जो मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि स्पीच थेरेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस हो और अटेंशन हो। फिर चाहे वो थेरेपी आप घर में करा रहे हो
या फिर आप थेरेपी सेंटर में करा रहे हो। घर पे भी अगर आप 3 साल के बच्चे को सीधा ही आप स्पीच थेरेपी के लिए बैठने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो उस घर पे भी आपको पहले उसका सिटिंग टॉलरेंस और अटेंशन लाना है, उसके बाद उसकी स्पीच थेरेपी पे वर्क करना है। और ये सब कहाँ से आता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक्टिविटीज़ से। जो भी आप सॉर्टिंग मैचिंग कराते हो, थ्रेड बोर्ड, पैक बोर्ड, जो भी आप लोग कराते हो, पजल्स कराते हो, तो वो सब एक्टिविटीज़ पहले होती हैं ताकि बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट बने, बच्चा थोड़ा सा बैठने लगे, बच्चा थोड़ा सा समझे कि लर्निंग क्या होती है, बच्चा थोड़ा सा समझे कि किसी के साथ बैठकर कैसे काम करना है, तभी तो फिर आप अब उसकी जो है वो स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट आता है कि कुछ लोग पेरेंट्स जो है वो पूछते हैं कि कौन सी थेरेपी जो है वो बेटर है, यानी कि थेरेपी सेंटर में जाके थेरेपी कराएं या ऑनलाइन थेरेपी लें या फिर हम लोग घर पे थेरेपी करवाएं। तो मैं सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे अभी भी थेरेपी सेंटर वाली थेरेपी को ही रखूँगी। मैंने खुद थेरेपी सेंटर में जाके ही करवाया है। क्योंकि वहाँ पे एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वीकली आपको ग्रुप सेशन भी मिलते हैं, तो हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं मौका मिलता है दूसरे बच्चों को के बीच में जाने का, दूसरे लोगों के बीच में जाने का। तो एक सोशलाइजेशन वाला जो माहौल है वो हमारे बच्चों को स्टार्टिंग में मिल जाता है। दूसरा, वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी थेरेपी करवा रहे होते हैं, तो आपको उनके बीच में जाके थोड़ा सा अवेयरनेस होता है ऑटिज़म के बारे में। वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारा बच्चा किस कंडीशन में था, अभी किस कंडीशन में है। तो थोड़ा सा एक अंदर हिम्मत सी आती है कि नहीं, हम लोग अकेले ही नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो एक जो पॉजिटिव माइंड सेटअप है वो वहाँ पे बन जाता है। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता था। हम सब पेरेंट्स, जिस दिन ग्रुप सेशन होता था तो हम लोग बाहर सब सेम टाइम पे ग्रुप सेशन है तो सब पेरेंट्स इकट्ठे होते, तो हम लोग डिस्कस करते थे, तो एक दूसरे से हम लोगों को हेल्प भी मिलती थी। प्लस एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आपके बच्चे की असेसमेंट करेगा, उसमें कौन कौन से सेंसरी इश्यूज़ हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान में दे के वो अपना सेशन बनाएगा। तो डेफिनेटली वो एक पिन पॉइंट थेरेपी होगी और डेफिनेटली वो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जहाँ अगर आप घर पे कराते हो तो समटाइम्स अगर किसी सेंसरी इशू के लिए आप लोग गलत एक्टिविटी करा रहे हो, क्योंकि ओवर सेंसिटिव सेंसरी इशू भी होते हैं, अंडर सेंसिटिव सेंसरी इशू भी होते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा भी मिसगाइड हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, उसका उल्टा असर भी दिख सकता है। तो सेकंड, मैं इसीलिए इसको ही रेकमेंड करूंगी कि अगर आप थेरेपी सेंटर पे नहीं करवा रहे हैं तो आप ऑनलाइन थेरेपिस्ट जो है वो ही ज्वाइन कीजिए। उसमें क्या होगा, कम से कम एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट आप लोगों को देख रहा होगा, वो आपको सजेस्ट करेगा। तो फिर भी आप एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के साथ काम करेंगे तो मिसगाइड होने के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन थेरेपी करवा सकते हैं, नहीं है तो फिर आपके पास अगर कोई ऑप्शन है ही नहीं तो घर पे करवाना ही है, बिकॉज कुछ ना करने से तो बेटर है हम कुछ करें। तो ये थर्ड मेरा ऑप्शन रहता है। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। बच्चों को इस लेवल पे लाना कि वो आपके साथ बैठ के कुछ काम कर सकें, ये लेवल जो फर्स्ट लेवल है वो अचीव करना डेफिनेटली मुश्किल होता है। उसके बाद चीज़ें आसान हो जाती हैं, वो चीज़ आप लोगों को दिखेगी, लेकिन स्टार्टिंग का जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को वो छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आपके बच्चे को डायग्नोसिस हुआ है ऑटिज़म का तो ऐसा होना लाजमी है, उसको टाइम लगेगा एक्टिविटीज़ को समझने में, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में जो स्ट्रेस हो रहा है, डिमोटिवेशन हो रही है, बिकॉज बार बार फेलियर मिलता है हम लोगों को। स्टार्टिंग में बच्चे जल्दी जल्दी ग्रास्प नहीं करते हैं और हम लोग बार बार ऐसे फेलियर सा महसूस करते हैं और मतलब डिप्रेशन में जाने लगते हैं, स्ट्रेस में जाने लगते हैं। तो उस स्ट्रेस को आपको मैनेज करना है, उसको अपने बच्चे की जो लर्निंग है उसके ऊपर हावी नहीं होने देना है। खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद को काम करना है, शांत करना है और ये उम्मीद रखनी है कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट भी ज़रूर मिलेंगे। तो काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि किसी एक्टिविटी को आप करा रहे हो, 1 साल तक करा रहे हो, 1-1.5 साल के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और जिसका एग्जांपल मैं खुद हूँ, अर्नब की राइटिंग उसने 1 साल में सीखी थी, जो मैंने फर्स्ट उसको स्टार्ट किया था। तो बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे डिमोटिवेट हुआ, एक टाइम पे लगा कि एकेडमिक तो इसके बस का बात ही नहीं है, शायद मैं इससे रॉन्ग चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डर के मारे मैंने उसके लिए स्पेशल एजुकेटर भी रखा जिसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लेकिन ये सब के साथ साथ मैंने वो चीज़
कंटिन्यूस रखी थी, रेगुलर रखी थी, तो 1 साल लग गया उसको अल्फ़ाबेट सीखने में। उसके बाद जो हिंदी वर्णमाला है, अ नार ये सब कुछ या नंबर है, उसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगा। वो नॉर्मल बच्चों के साथ उसने स्कूल में साथ साथ में सीख लिया था। तो फर्स्ट उसको वो टाइम लगा, वो जो इमिटेशन करना है, वो जो मैं डॉट बना के उसको फुल डॉट बना के अल्फ़ाबेट इस तरह से सिखाती थी, तो फिर वो सीख गया कि मुझे डॉट के ऊपर ट्रेसिंग करनी है। तो बाकी चीज़ों में मुझे मुश्किल नहीं आई, लेकिन उस अल्फ़ाबेट को सिखाने के लिए मुझे 1 साल लग गया। तो कहीं अगर बीच में मैं एक बार भी उस फेलियर को अपने ऊपर हावी होने देती और उस चीज़ को वहीं पे छोड़ देती, तो आज भी अर्नव राइटिंग नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। टाइमिंग आप बिल्कुल भी मत रखिए, बिकॉज स्टार्टिंग से ही डेवलपमेंटल डिले है, स्टार्टिंग से ही बच्चा जो है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो आगे उसको टाइम तो लगेगा ही। तो ये चीज़ें हैं, कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ नॉर्मल बच्चे आपको लगता है कि 1 साल 2 साल तक वो बच्चे मतलब फुली सब स्किल्स से वो इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, और कहाँ हमारे बच्चे जो हैं वो 3 साल तक ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से स्टार्ट करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है, पहले स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे टाइम लगता है, फिर वो टाइम कम होते जाता है, फिर आगे जब चीज़ें आप सिखाओगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। वहीं अगर आपने स्टार्टिंग में गिव अप कर दिया तो आपके लिए वो बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा बोझ बनते जाएगा कुछ भी लर्निंग कराना। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे चलते रहना है। जो चीज़ आपको लग रही है कि मेरे बच्चे को नहीं आ रही है, टफ हो रही है, तो उसके पीछे पॉजेसिव होकर नहीं पढ़ना है, बस जस्ट उसको डेली रिफ़्रेश करते रहिए। मैं ऐसे ही करती थी, जब भी उसको कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ होती थी। ये होता था मेरे साथ जब मैं उसको लैंग्वेज सिखाती थी, जब वो 3-4 ईयर्स का था, और जब मैं उसको सेंटेंस सिखाने की कोशिश कर रही थी, तो वो चीज़ उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी 4 ईयर्स में, आई थिंक इतना ही। तो उस चीज़ को मैं कुछ नहीं करती थी, रोज़ पजल लेके या स्टोरी लेके मैं जस्ट उसको सेंटेंस रिपीट करवा देती थी। हाफ एन आवर के लिए मैं उसको करवा देती थी, उसके ऊपर फोर्स नहीं करती थी कि तुम खुद से बोलो। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आया कि धीरे धीरे वो चीज़ों को पिकअप करने लग गया, उन चीज़ों को। तो वो रेगुलरिटी रखनी है, जो रेपिटेटिव प्रैक्टिस है वही ऑटिज़म लर्निंग की जो है वो की है, ये आप ध्यान में लेके चलो। सो आई थिंक इसके रिलेटेड अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी आपके बच्चे का ऑटिज़म का डायग्नोसिस हुआ, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उनका रिप्लाई करने का। सो थैंक यू फॉर टुडे।